माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे और लेते रहो, ठीक है। तो पिछली वाली कक्षा में थोड़ा बहुत वीडियो कट चुका था, ठीक है। तो उसमें हम जेट के सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो लास्ट वाला हमारा इसमें जो अकार्बनिक केमिस्ट्री, उसमें लगभग क्या क्या टॉपिक रहता, उसमें शायद कट गया था, मैंने बाद में देखा, ठीक है। देखो आज उसको और भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, पार्ट फर्स्ट इन ए में क्या क्या पढ़ना था हमें, ठीक है। तो ए में देखो यहाँ पर क्या थी आपकी, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक थी, इसमें अकार्बनिक रसायन। और इस अकार्बनिक रसायन में क्या था, आवाज़ चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ आवाज़ ठीक है। तो अकार्बनिक रसायन, तो इसमें देखो पहला जो हम पढ़ रहे थे, शायद यहाँ से वीडियो कट गया था। पहला जो बिंदु था हमारा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक नौजवान का ये भी सिस्टम था कि थोड़ा इंग्लिश वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम बात करें आपके रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, क्या होगा इसमें आपका रसायन विज्ञान की मूलभूत या मुख्य भी कह सकते हैं, ठीक है, मूलभूत अवधारणाएं। कहीं पर आपको ये नहीं पूछेगा कि जेड का सिलेबस के बारे में, परंतु देखो यहाँ पर अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के बारे में जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। उसके बाद में ये कितने नंबर का था बताओ, यहाँ पे ये नंबर 40 का था और क्वेश्चन कितने थे इसमें, 10 के थे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें आपका एटम स्ट्रक्चर रहेगी। क्या रहेगा इसमें आपका एटम स्ट्रक्चर है। एटम स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बोले तो परमाणु की संरचना, ठीक है भाई। परमाणु की संरचना क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो आगे तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आवर्त सारणी से संबंधित रहेगा। क्या रहेगा इसमें आपके आवर्त सारणी से संबंधित रहेगा। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियो और आपका डिक इसमें इन प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होगा, आवर्त सारणी और आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो यहाँ पे रहेगा इसमें आवर्तें सारणी व आवर्तें सारणी के गुण, ठीक है। इसमें जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा चौथा टॉपिक रहेगा, ठीक है, नंबर 4 पे रहेगा, इसमें केमिकल बॉन्डिंग रहेगी। क्या रहेगी इसमें आपकी केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें रहेगा इसमें आपकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर, इसका मतलब क्या होगा, रासायनिक आबंध। क्या होगा, रासायनिक बंध या आबंध कह सकते हैं, रासायनिक आबंध। और इसमें रहेगा अणु की संरचना। उसके बाद में जो पांचवा हमारा इसमें टॉपिक रहेगा आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या रहेगा इसमें, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया।
उसमें जो लास्ट हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके साम्य। ठीक है, तो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बार देखिए वापस, पहले रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सिंपल जो आपके रसायन विज्ञान के सिंपल सिद्धांत हैं। थोड़ा बहुत इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे दैनिक जीवन में किस प्रकार आपकी रसायन काम में आती है। ठीक है, उसके बाद में जो आगे वाला रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना, परमाणु में क्या क्या है। उसके बाद में कि परमाणु से संबंधित कुछ सिद्धांत इसे पढ़ेंगे। अगला रहेगा इसमें आपकी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टी, आवर्त सारणी और आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या क्या है, गुण क्या है, कौन सा तत्व कहाँ पे कितने आवर्त। ठीक है, उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी रासायनिक आबंध, दो अणु किस प्रकार जुड़ते हैं, किस प्रकार टूटते हैं, और अणु की संरचना किसमें आएगी, आपकी रासायनिक आबंध और अणु की संरचना। उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीकरण अपचयन है, दोनों का रूप से क्या कहलाता है आपका इसमें रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम साम्य अवस्था, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है उसको साम्य अवस्था में आना होता है, साम्य अवस्था में आएगी तो ही रिएक्शन इसमें आपकी संपूर्ण होती है। ठीक है, या रुकती है। अब आते हैं इस वाले जो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं आज, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका इसमें केमिस्ट्री रहेगा। तो आप इस सिलेबस को एक बार छाप लो, ठीक है, या जो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़े इसके बाद में, तो पहला रहेगा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपकी जो कॉपी है, नोटबुक है, इसके ऊपर क्या डालना आपको, पार्ट ए अकार्बनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक इसमें तो कहीं पर फिजिकल भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक हो सकती है, एग्री भी हो सकती है, पर मुख्य क्या रहेगी इसमें आपकी अकार्बनिक केमिस्ट्री। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट में होगा तो हम कह सकते हैं कि मूलभूत अवधारणा, इसका मतलब है जो हमने रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, क्या पढ़ी, रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, उसको देखना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि रसायन विज्ञान का इस एग्रीकल्चर में किस प्रकार योगदान है, क्या रसायन विज्ञान के बिना एग्रीकल्चर अधूरा है क्या। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे पहले हम परिभाषा पे आते हैं। किस पे आते हैं, परिभाषा पे आते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, परंतु यहाँ पे इस प्रकार देखना है कि परिभाषा से किस प्रकार क्वेश्चन उठता है। तो परिभाषा एक तो मूल अवधारणा क्या थी, यहाँ पे जो आपका पदार्थ था, थोड़ा मोटा लिखते हैं, पदार्थ की या पदार्थ की यहाँ पे आ जाएगा इसमें संरचना, पदार्थ की संरचना है, उसका यहाँ पे संगठक है, क्या है इसका संगठक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्गीकरण है, क्या है वर्गीकरण है। पदार्थ की संरचना है, संगठक है और वर्गीकरण है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे गुण, ऐसे मान लो कि इसके गुण आ गए इसमें, और गुणों की अगर हम बात करें, और हम मान सकते हैं कि जो पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा है, पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा से किस प्रकार क्रिया और अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पे मान सकते हैं ऊर्जा से क्रिया व अभिक्रिया का सुव्यवस्थित, क्या कहलाएगा इसमें, सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाएगा इसमें, आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा इसमें, रसायन विज्ञान। परिभाषा को देखो ध्यान से समझना है, और जिसमें आपका है था वो लगाते रहना। ठीक है, जो मुख्य परिभाषा बता रहा हूँ, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना, कोई भी आपका पदार्थ होगा उस पदार्थ की संरचना क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी मार्कर है तो इसकी संरचना किस प्रकार, ठीक है, तो किस में आएगा, पदार्थ की संरचना, उसका संगठक। इस मार्कर के अंदर क्या क्या है, इस मार्कर के अंदर क्या क्या है, मार्कर कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है, इसमें कौन कौन से अणु है, कौन कौन से परमाणु है। उसके बाद में वर्गीकरण, यदि मार्कर है तो इसका हम कौन सी पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, तुम क्या बोलेंगे इसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक वाले पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए और भी अगर मैं उदाहरण दूं, यहाँ पे जैसे पानी का जग रखा हो यहाँ पे, तो इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, सर धातु में इसका अध्ययन करेंगे, या जो मिश्र धातु इसमें अध्ययन करेंगे इसमें।
तो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें वर्गीकरण आ गया। उसके बाद में गुण कि अब यहाँ पे ये कौन सी अवस्था में है, किस काम में आता है, ठीक है, कैसा, काला, नीला, जो भी है किसमें गुणों में आएगा। दूसरी बात देखिए यहाँ पे ऊर्जा, ये ध्यान रखना है। आपने एक छोटी पिछली वाली कक्षा में आपने एक नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, जितनी थी उतनी ऊर्जा अब है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए और यहाँ से मान लो कि ए से कोई बी पदार्थ बन रहा है, ए से क्या होगा, बी कोई पदार्थ बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा एक्सचेंज होती है। क्या होता है, इसमें क्रिया या अभिक्रिया होती है, ऊर्जा आपस में एक्सचेंज होती है, इसकी ऊर्जा इसके पास जाती है, इसकी ऊर्जा इसके पास जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा, इसमें आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आप आगे इसमें क्वेश्चन कैसे बना सकता है आपसे वो, कि एक तो पूरा लिख देगा कि रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऑप्शन में लिखूं पहला, अगर इसका ऑप्शन कैसे बनाएं, एक तो लिखेंगे इसमें पदार्थ की, यहाँ पे लिखना थोड़ा, अगर फिर पदार्थ की संरचना का अध्ययन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बनाया मैंने यहाँ पे पदार्थ या पदार्थों मान लो, इसमें पदार्थों की इसमें गुणों का अध्ययन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन बनाया से मान लो कि मैंने यहाँ पे वर्गीकरण का अध्ययन, और चौथा ऑप्शन बनाया मैंने यहाँ पे संरचना है, गुण है, वर्गीकरण है, ऊर्जा है आदि का अध्ययन। तो कौन सा आएगा आंसर इसमें, लास्ट वाला। कौन सा आएगा इसमें, लास्ट वाला। देखो यहाँ पे सर ये भी है, संरचना भी है, गुण भी है, और यहाँ पे इसका वर्गीकरण भी है। तो जो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, जो लास्ट वाला इसमें ऑप्शन होगा, इसमें गुण का भी अध्ययन कर रहा है और प्लस यहाँ पे इसमें ऊर्जा का भी अध्ययन कर रहा है, इसकी संरचना का अध्ययन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें लास्ट वाला होगा, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो जरूरी नहीं कि पूरी परिभाषा पूछे, कैसे पूछ सकता है, इसमें जरूरी नहीं है कि कैसे भी पूछ सकता है। इसमें ध्यान रखना क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाएगा, इसमें आपका रसायन विज्ञान कहलाएगा। अब एक दूसरी परिभाषा है, यहाँ पे देखिए दूसरी परिभाषा, यहाँ पर एक नौजवान की परिभाषा, इस परिभाषा को हम देखते हैं। तो इसका अगर हम बात करते हैं हेराल्ड, या हम कह सकते हैं इसको होपमैन, होप और आपका ये मैन, और इसको हम कह सकते हैं हेराल्ड, या इसको मान लो इतना मान लो होपमैन के अनुसार। तो होपमैन के अनुसार रसायन विज्ञान की क्या परिभाषा थी, यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये परिभाषा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। तो यहाँ पे देखिए आप कि रसायन विज्ञान यदि मैं यहाँ पे लिखूँ इसमें रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान न कि, ध्यान रखना इसमें, इसका मतलब क्या है, रसायन विज्ञान न कि परमाणु का अध्ययन है, या हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान न कि परमाणु का अध्ययन है। इसका मतलब है कि कोई परमाणु अकेले का अध्ययन नहीं है, साथ में क्या है, अध्ययन रसायन विज्ञान ने कि परमाणु का अध्ययन है, बल्कि क्या मान सकते हो आप इसे, बल्कि अणु परमाणु के, इसमें आएगा परमाणु के संयोग से बनने वाले अणु का भी अध्ययन है, ठीक है। या आगे इसको परिभाषा को और बनाए, सिंपल परिभाषा देखना, इसमें वैज्ञानिक याद रखना होपमैन, ठीक है। रसायन विज्ञान न कि परमाणु का अध्ययन है, अकेले परमाणु का अध्ययन नहीं है, उस परमाणु के संयोग से बनने वाले अणु और अणु से यहाँ पे असंख्य बनने वाले अणु का अध्ययन भी है।
तो ध्यान रखना वैज्ञानिक का नाम इसमें पूछ सकता है कि इस वैज्ञानिक के अनुसार, ऐसे लिख सकता है कि ये परिभाषा शॉर्टकट में डाल देगा इसमें कि रसायन विज्ञान है कि परमाणु का अध्ययन है, ये परमाणु के संयोग से बनने वाले अणु का अध्ययन है, और पूछेगा निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक के अनुसार थी। ठीक है, तो इसमें आपको देखो ऐसी परिभाषाओं कैसे याद रखोगे आप, इनको यहाँ पर आप वर्ड शब्द या हम कह सकते हैं वर्ड या अक्षर के आधार पर, इसमें देखो मुख्य बात कौन सी आ रही है, एक तो इसमें न की परमाणु का, न कि परमाणु और के संयोग से, तो इन दो बातों का आप इसमें दिमाग में फीड करो, यदि ऐसा आता है तो कौन सा रहेगा इसमें आपका ओपन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी सिंपल परिभाषा थी। अब देखते हैं कि जो दैनिक जीवन के अंदर है, दैनिक जीवन के अंदर कोई रसायन विज्ञान, तो यहाँ पे देखिए हम दैनिक जीवन में ऐसा तो कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और देखो यहाँ पे यदि अगर हम बात करें जो आपके पहले जो वैज्ञानिक थे, जैसे पहले जो दार्शनिक थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो चरक जो आपका वैज्ञानिक था, या हम कह सकते हैं चरक की जो चरक संहिता क्या थी, इसमें चरक ने क्या लिखी थी, चरक संहिता। इस चरक संहिता के अंदर, इस चरक संहिता में क्या है, औषध विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका, औषध विज्ञान या औषधियों के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अरे भाई जो आपकी चरक संहिता है, इस चरक संहिता किसके द्वारा इसमें चरक ने दी, और इसमें किसका, औषध विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे औषधि का मतलब भी एक प्रकार की आपकी केमिस्ट्री है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे आपके जो सुश्रुत क्या थे, इसमें सुश्रुत संहिता किसके द्वारा दी गई बताओ, सुश्रुत के द्वारा। तो सुश्रुत संहिता में किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे शल्य क्रिया का, किसका, यहाँ पे शल्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। देखो यहाँ पे शब्द का मतलब समझना आप, इस संहिता का मतलब क्या होता है, संहिता का मतलब सिंपल जानकारी, हम कह सकते हैं संक्षिप्त जानकारी। औषधियों का यहाँ पे सिंपल जानकारी, संक्षिप्त जानकारी किसी मिलेगी आपको, चरक संहिता में, इसी प्रकार आपकी सुश्रुत संहिता में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चरक संहिता में किसका मिलता है, औषध विज्ञान का मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे किस मिलेगा, सुश्रुत में आपके शल्य क्रिया का इसमें विज्ञान मिलता है। ठीक है, तो आगे देखो उसके बाद में अब दूसरी बात देखने में कि विज्ञान से, रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाओं को देखते हैं। ठीक है, और उन शाखाओं से कैसे कैसे बन सकते हैं कि इस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहली शाखा होगी, इसमें आपकी कुछ शाखाओं के नाम लिख रहे हैं। तो पहली तो जाएगी इसमें आपकी अकार्बनिक रसायन, क्या होगी, अकार्बनिक रसायन, शायद मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा होगा इसमें आपका कार्बनिक रसायन। ठीक है, अगर मैं तीसरी की बात करता हूं तो यहाँ पे आएगा इसमें आपका भौतिक रसायन। ठीक है, अगर यदि हम बात करते हैं नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे मान लो आप इसमें भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, उसके बाद देखो इसमें जैव रसायन। ठीक है, नंबर अगर 5 की बात करते हैं तो 5 पे आएगा इसमें अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन। इसी प्रकार हो सकता है आपका मृदा रसायन। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 6 पे क्या होगा, नंबर 6 पे अगर हम बात करते हैं तो आपका दुग्ध रसायन, क्या हो जाएगा इसमें आपका दुग्ध रसायन। और नंबर यदि हम 7 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आएगा इसमें विश्लेषण, क्या आएगा इसमें विषय, और इसमें आपका ये लेसन रसायन। ठीक है, और यदि हम नंबर किसकी बात करते हैं, 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा औद्योगिक रसायन। और यदि ऐसे मान लो कि यहाँ पे आएगा इसमें नाभिकीय रसायन, क्या आएगा, नाभिकीय रसायन, ये सभी रसायन। ठीक है, तो यहाँ पे रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। देखो शाखाएं और भी हो सकती है, परंतु आपके लेवल के अनुसार हम बात करें, अकार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है, भौतिक रसायन है, जैव रसायन है, मृदा रसायन है, दूध रसायन है, विश्लेषण रसायन है, औद्योगिक, उसमें आपका नाभिकीय रसायन।
तो अकार्बनिक में तो किसका अध्ययन किया जाएगा? क्वेश्चन बन सकता है देखो ध्यान से, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़ के अन्य पदार्थों की गुणीय संरचना का अध्ययन किया जाता है वो किस में आएगा? इसमें आपके अकार्बनिक रसायन में आएगा। दूसरी देखिए यहाँ पे कार्बनिक रसायन जिसमें केवल और किसका कार्बन का अध्ययन किया जाता है कि कार्बन किस प्रकार रिएक्शन करता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, तो किस में आएगा? आपके कार्बनिक रसायन में आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे भौतिक रसायन, तो यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान के कुछ सिद्धांत नियमों की जानकारी किसमें मिलती है? हमें भौतिक रसायन में मिलती है। यहाँ पे कहने का मतलब कोई रिएक्शन कितने तापमान पे होगी, कितने दाब पे होगी, उसमें ऊष्माक्षेपी होगी, ऊष्माशोषी होगी, कितने ग्राम पदार्थ की आवश्यकता होगी कि हमें उत्पाद प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसकी जानकारी किसमें होगी? आपकी भौतिक रसायन में होगी। ठीक है। इसी प्रकार जैव रसायन, किसकी बात करते हैं? जैव रसायन। इसका मतलब है देखो यहाँ पे जीव जंतु से संबंधित होगी इसमें। तो अगर हम ये थोड़ा बायोलॉजी की बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो यहाँ पे देखिए हमारे शरीर की बात करें, शरीर में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज लवण है, और यहाँ पे आदि का अध्ययन किस में किया जाएगा? आपके जैव रसायन में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा? आपके मृदा, किसकी बात करें? यहाँ पे मृदा की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा? देखो देश के नौजवानों कि रसायन और मृदा क्या होगी इसमें? आपकी रसायन और मृदा, जैसे यहाँ पर आपका रसायन है, यहाँ पे आपकी मृदा है, तो दोनों में किस प्रकार का संबंध है? ठीक है। देखो यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं कि मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप अम्लीय प्रकार की मृदा है। क्या है रे? अम्लीय प्रकार की मृदा है। देखो नौजवानों हंसी आ जाती है, टॉपिक कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या होगा? देखो यदि अम्लीय प्रकार की मृदा है, यानी कहने का मतलब यह है आपकी उस मृदा में क्या है? अम्ल की मात्रा अधिक है। तो अम्लीय मृदा के समाधान के लिए हम क्या करते हैं देश के नौजवानों? चूना। क्या मिलाते हैं? चूना लगाते हैं, यानी कहने का उसमें चूना डालते हैं। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि जो आपकी क्षारीय मृदा है, उस क्षारीय मृदा के समाधान के लिए हम क्या करते हैं देश के नौजवानों? हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन कुछ अच्छा है। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। ये तो सिर्फ केमिस्ट्री है और ये आपकी मृदा है। अरे इस मृदा के सुधार के लिए हम क्या करते हैं? चूना का प्रयोग करते हैं। तो किसमें आएगा? आपके मृदा रसायन में आएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए सर आपका दुग्ध रसायन, दुग्ध रसायन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दुग्ध से संबंधित जानकारी की सर यहाँ पे अगर हम बात करें कि दूध में कितनी कार्बोहाइड्रेट है, कितनी उसमें आपकी विटामिन है, इसमें आपकी वसा है। ठीक है। कितनी उसके एसएनएफ होते हैं और उसका जो लैक्टोमीटर पाठ्यांक कितना होता है, आदि जानकारी किसमें कहलाएगी? आपकी दुग्ध रसायन में कहलाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये कोई सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसको देखना है जो विश्लेषण रसायन है इसमें क्या किया जाता है? इस विश्लेषण जो एनालिटिकल आपकी केमिस्ट्री है, इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाएगा देश के नौजवानों कि यहाँ पे कोई पदार्थ का शुद्धिकरण है। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में जो आपकी जो समस्या उत्पन्न है कौन सी है? कोरोना है। तो जब कोरोना की वैक्सीन बनी तो ये नहीं था कि बनते ही आपको लगा दिया, नहीं देश के नौजवानों, इसमें कुछ पहले समय लगा, पहले इसका प्रयोग किया गया कि वैक्सीन लगाने के बाद में इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, तो इसकी जानकारी की गई। तो यहाँ पर यही है कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को हम क्या करते हैं? पहचान कर। क्या करते हैं? उस पदार्थ को हम पहचान कर, उस पदार्थ को हमें पहचान कर उसको हम क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं कि अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार आप उस एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, कोई भी अगर आपकी फसल होती है या बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए कोई विशेष प्रकार की दवाई होती है, उसमें क्या होता है? पेटेंट किया जाता है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किस में आएगा? आपका इन पदार्थों की शुद्धिकरण है, उसको प्रमाणित करने की कौन सी कहलाएगी? आपकी विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद में औद्योगिक केमिस्ट्री कौन सी कहलाएगी? औद्योगिक केमिस्ट्री। यहाँ पे तो आपको ही पता है कि जैसे यहाँ पे देखिए जो सीमेंट उद्योग, कौन सा आपका? सीमेंट।
इस सीमेंट उद्योग की बात करें तो यहाँ पे सीमेंट का निर्माण उद्योगों में किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे इसके निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, चूना। और चूना किसके साथ लगाते हैं रे सर, यहाँ पे चूना लगाते हैं हम। आपकी जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी होगी उस मिट्टी का तापमान कितना, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और दोनों को मिलाने के बाद में अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसमें आपका सीमेंट बनती है। तो यहाँ पे जो ये अध्ययन किया जाएगा किसमें आएगा, आपके औद्योगिक रसायन में आएगा। इसी प्रकार देखिए जो लास्ट आपका नाभिकीय रसायन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखना नाभिकीय रसायन का मतलब ऊपर ले रहे हैं इस बात को, ठीक है, कि जब परमाणु की बात करते हैं, परमाणु में क्या इसमें आपका नाभिक होता है, और सर नाभिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपका न्यूट्रॉन क्या होता है, इसमें आपके प्रोटॉन होते हैं। तो कहने का मतलब जैसे आपका परमाणु बम है, कभी देखा है परमाणु बम आपने? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देखा भी मैंने भी नहीं, ठीक है। हम इसकी बात करें कि हम उसको विचार कर सकते हैं, यदि परमाणु बम को अगर गिराते हैं तो बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि परमाणु बम के अंदर, या मान लीजिए कोई दो पदार्थ अगर मान लीजिए जैसे आपके या दो नाभिक जुड़ते हैं, दो नाभिक टूटते हैं, या तो सूर्य के अंदर जो आपकी रिएक्शन होती है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, तो इन क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाएगा, इसमें आपका नाभिकीय रसायन में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बन सकता है यहाँ पे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसका यानी सीमेंट है, या बात करते हैं साबुन बनाने का आदि का अध्ययन किया जाता है, कौन सी कहलाती है, आपकी औद्योगिक रसायन कहलाती है। ध्यान रखना, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल है, इस वाले को ध्यान रखना। विश्लेषणात्मक अमल होता है कोई पदार्थ की पहचान करने के बाद में उसको प्रमाणित करना, उसको शुद्धिकरण करना, और शुद्धिकरण करने के बाद में कि हाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, कौन सी आएगी, विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें? अब आगे आते हैं, उसके बाद में अगला जो हमारा बिंदु की बात करें यहाँ पे, तो ये तो हमें रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताएं। आगे देखो यहाँ पे कि लगभग स्वतंत्रता, या हम बात करते हैं केमिस्ट्री की शुरुआत जो आपकी 20वीं शताब्दी, कौन सी, ध्यान रखना 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी को हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, वाली शताब्दी करते हैं। कहने का मतलब 20वीं शताब्दी में केमिस्ट्री से संबंधित अनेक प्रयोग हुए, या उसका विकास किस, कौन सी शताब्दी में, आपकी 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं शताब्दी को हम रसायन विज्ञान की शताब्दी भी कहते हैं, यह आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में, अब देखो यहाँ पे अनेक प्रकार के रसायन भी बनाएगी केमिस्ट्री से, अनेक प्रकार की। अगर हम सिंपल बात करें अनेक प्रकार के रसायन कि सर हमारे दैनिक जीवन में रसायन कहाँ कहाँ पे काम में आता है, तो यदि ऐसे तो नहीं है कि सर हम बार बार बोलेंगे कि सर ये है चीज़, परंतु अगर मुख्य बात करें यहाँ पे देखिए कि जैसे अगर एक एड्स की दवाई थी यहाँ पे, तो एड्स आपका, तो एड्स की यहाँ पे देखिए कुछ सिंपल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जे, और इसमें क्या लगेगा एजीडीओ, क्या लगेगा इसमें एजीडियोथाइमिन, तो AZT क्या है इसमें AZT, एजीडियोथाइमिन है वो किससे संबंधित है, आपकी एड्स से, वो भी क्या आपका एक तरह का रसायन है। इसी प्रकार कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, टैक्सोल, किसका किया जाता है, टैक्सोल। तो ये भी क्या है सर आपका, इसमें यहाँ पे आएगा आपका कैंसर। तो कैंसर के उपचार में किसका करते हैं सर, टैक्सोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साथ साथ कुछ छापते रहना, ठीक है। तो ये भी क्या एक तरह का आपका रसायन है। मनुष्य क्या करता है कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं, यदि आपसे पूछे कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो कुछ नौजवान कहेगा कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती है, ध्यान रखना। एक तो उसका भोजन, उसके बाद में रहेगा मकान, और हम कह सकते हैं उसका यानी कपड़ा। ये उसकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या है, 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किसके माध्यम से करेगा, रसायन विज्ञान है, आपकी बायोलॉजी है, या आपकी जो एग्रीकल्चर के माध्यम से क्या करता है, ये प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं वो आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे कि अनेक प्रकार के रेशे भी पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं रेशे पाए जाते हैं। जिसे हम कृत्रिम रेशों की बात करते हैं, तो कृत्रिम रेशा कौन कौन सा होगा, यदि हम बात करें यहाँ पे, एक तो जैसे आपका नायलॉन जी, ठीक है। इसी प्रकार आपका रेयोन, या हम कह सकते हैं इसी प्रकार आपका टेरिलीन, ठीक है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे कृत्रिम ऊन, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन किस प्रकार होगी, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है। तो यहाँ पे देखना, कृत्रिम की बात करते हैं, नायलॉन है, रेयॉन है, टेरिलीन है और यहाँ पे कृत्रिम ऊन है। यदि आपसे पूछे ऊन तो कैसे आपकी सर आपकी नेचुरल है, परंतु यहाँ पे लगा हुआ इसमें कृत्रिम ऊन, तो किसमें आएगी आपकी संश्लेषित की बात करते हैं, कृत्रिम में आएगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या करते हैं सर, आपकी दैनिक जीवन के अंदर अनेक प्रकार के जो अम्ल पाए जाते हैं, उन अम्ल का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो भी क्या है आपकी केमिस्ट्री। अब यदि हम बात करें कि इस केमिस्ट्री का इस एग्रीकल्चर के साथ क्या संबंध है, तो एग्रीकल्चर में जैसे मान लीजिए आपकी विशेष प्रकार की पीड़कनाशी होती है, शाकनाशी होती है, कवकनाशी होती है, ठीक है, तो ये भी क्या होती है, एक तरह की आपकी केमिस्ट्री होती है। अब देखो यहाँ पे आगे सिंपल जानकारी और देखना थोड़ी बहुत आप, यहां पे देखते हैं, इसमें तो आपका यूरिया क्या होगा, इसमें आपका यूरिया, तो यूरिया लगभग हम बात करें 1728, कब की बात करते हैं, 1728 की बात करते हैं। तो 1728 से पहले अगर आपका वैज्ञानिक कौन था, इसमें आपका बर्जीलियस, क्या था इसमें, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। क्या था, जैव शक्ति सिद्धांत। इस जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब ये था कि जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण केवल और हम जीव जंतु के माध्यम से ही कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। परंतु बाद में इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया, किसके द्वारा, वहुलर, किसके द्वारा, वहुलर के द्वारा जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया। तो ध्यान रखना है कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया किसके द्वारा, अरे भाई जैव शक्ति सिद्धांत इसका खंडन किसके द्वारा किया गया था, वहुलर के द्वारा किया गया। और उसके बाद में किया गया कि कृत्रिम रूप से पहले आपके जो यूरिया का संश्लेषण किया गया था। तो ये भी क्या आपका दैनिक जीवन में काम आने वाली क्या इसमें केमिस्ट्री है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि जैव शक्ति सिद्धांत किसका, बर्जीलियस था। ठीक है, बाद में खंडन किसने किया, खंडन आपके इसमें जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन आपके इसमें वहुलर ने किया, और यहाँ पे उसने कृत्रिम रूप से यूरिया का निर्माण किया। ठीक है, तो ये सिंपल जानकारी थी, या मैं आपको बताई। ठीक है, कल आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके किससे संबंधित होगा, इसमें आपके जो रसायन विज्ञान में काम में आने वाली, जैसे आपके जैसे मीटर होता है, या आपका जिसमें पिकोमीटर होता है, या इससे आपके मीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, ज्योतिष कैंडल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आज वाला टॉपिक था, इस आज वाला टॉपिक में सिंपल जानकारी एक तो क्या रखना है, इसमें आपको जैव शक्ति सिद्धांत याद रखना। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कुछ बताया, जैसे कैंसर संबंधी बताया। ठीक है, मैंने परिभाषा के बारे में बताया कि परिभाषा क्या थी। ठीक है, तो परिभाषा के बारे में आपको सिंपल जानकारी। उसके बाद में जो मैंने शाखाएं बताई कि कौन सी शाखा किसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की जानकारी देखते हैं, बाकी की जानकारी हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, या आगे वाली कक्षा में आएगी। ठीक है।